हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, काफी आसान तरीके से सभी प्रश्नों को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताने वाला हूं। जैसे कि आप प्रश्नावली 6.2 निकालकर किताब कॉपी निकालकर सामने बैठ जाइएगा और पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हम उतार दिए हैं। दिया गया है आकृति 1 और 2 में डीई बीसी के समांतर है और कह रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है कि 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करें। तो थेल्स का प्रमेय का यूज करके दोस्तों आप सभी को इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि थेल्स का प्रमेय क्या होता है। मैंने थेल्स के प्रमेय को प्रूफ भी किया है, हो सके तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको थेल्स का प्रमेय मिल जाएगा। हम प्रूफ कर दिए हैं पूरी तरह से। तो देखिए थेल्स का प्रमेय क्या कहता है। थेल्स के प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर BC के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है? DE रेखा खींची गई है। तो जब BC के समांतर DE रेखा खींची गई है ना, तो इसमें थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाता है, भुजा का जो अनुपात होता है, ये दोनों जो भुजाएं होती है एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। तो यानी हो जाता है ये कितना, AD बाटा DB इक्वल टू AE बाटा कितना, EC हो जाता है। यही थेल्स का प्रमेय, मतलब थेल्स का प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं होती हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यदि BC DE के समांतर होगा तो AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। मतलब इतना होगा तो इतना तय है, या अगर इतना होगा तो इतना तय है। यही आपको याद रखना है कि अगर समांतर होगा तो भुजाओं का ये अनुपात लिया जाएगा, अगर अनुपात होगा तो इतना लिया जाएगा। तो चलिए इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी को बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में EC कह रहा है ज्ञात करने के लिए। EC कहाँ, देखिए यही हमें ज्ञात करना है। और पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि DE BC के समांतर है, तभी तो थेल्स का प्रमेय लगेगा। अगर DE BC के समांतर नहीं रहेगा तो थेल्स का प्रमेय लगेगा भी नहीं। तो हम लिखेंगे 1 नंबर प्रश्न को यहाँ पर हम हल करेंगे। 1 नंबर प्रश्न को हल करेंगे और लिखेंगे, चूंकि दिया गया है त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, लिखा गया है कि DE क्या है, BC के समांतर है। जब DE BC के समांतर है तो हम लिखेंगे यहाँ पर थेल्स के प्रमेय से यहाँ पर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा। 1 नंबर में देखिए थेल्स के प्रमेय से DE जो है BC के समांतर है, यानी हमारे पास जो भुजा हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये AD बाटा DB, यानी लिख देंगे हम यहाँ पर AD बाटा DB बराबर कितना हो जाएगा, AE बाटा EC, यानी AE बाटा कितना लिख देंगे यहाँ पर, EC लिख देंगे। अब इसका मान देखकर लिखेंगे कितना दिया गया है। देखिए AD का मान कितना है, AD के बीच में 1.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर बाटा DB का मान कितना है। देखिए D, ये वाला D पॉइंट यहाँ पर है, DB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। बराबर में कितना लिख देंगे। अब देखिए AE है तो AE का मान कितना है 1 बाटा EC का तो मान हमें ज्ञात करना है, तो EC हमें यहाँ पर लिख देंगे। और इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 EC बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास EC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बाटा 1.5 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसके बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 30 बाटा कितना हो जाएगा 15, कटा दीजिएगा तो 15 दूना 30। इसीलिए हमारे पास EC का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की। 1 के 2 नंबर क्वेश्चन में भी लिखा गया है DE BC के समांतर है, जैसे कि आप किताब से मिला रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से। इसमें भी दिया हुआ है कितना, AD बाटा DB का मान देखना है आपको, और AE बाटा EC। तो इसमें हमें देखिए मान किसका ज्ञात करना है, कौन सा मान बाकी है, तो AD का मान ज्ञात करना है। तो जो मान यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको लिखना है। जैसे DB का मान कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान 1.8 सेंटीमीटर और EC का मान कितना हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। तो ये मान आपको देख के लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले बनाने के लिए लिखना है कि दिया गया है त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है, तो इसीलिए थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स के प्रमेय से हो जाएगा AD बाटा DB बराबर कितना हो जाता है, AE बाटा EC,
अगर ये समांतर होगा तो ये थेल्स के प्रमेय से नियम लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सब का मान देख के रखना है। जैसे एडी का मान कितना है ये तो निकालना है, तो एडी का एडी रह जाएगा। डीबी का मान कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। एई का मान कितना हो जाएगा 1.8 और फिर इसी का मान कितना दिया गया 5.4। अब इसी को आपको हल करना है, तो हल करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, या एडी इंटू 5.4 बराबर 7.2 इंटू 1.8 हो जाएगा, या एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 7.2 इंटू 1.8 बटा में इसको हम यहाँ पर लाके लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये कट जाएगा 18 तिया 54, 18 तिया 54 हो जाएगा। 3 से इसको कटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 24 तिया 72 होता है ना, तो ये 2.4 आ जाएगा। यानी एडी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी की और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए थे कि थेल्स के प्रमेय में क्या होता है, अगर ये दो साइड समांतर होंगे तो भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा। अगर भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछ रहा है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। इसका मतलब हमें भुजाओं का अनुपात थेल्स के प्रमेय में क्या करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं और यहाँ पर देख लीजिएगा ई एफ क्यू आर के समांतर खींचा गया है। और इसमें हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ई एफ क्यू आर के समांतर है, यही हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से दोस्तों क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर ई एफ समांतर क्यू आर होने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ई एफ क्यू आर के समांतर होने के लिए क्या कंडीशन है, पीई बाटा ई क्यू होगा। यहाँ पर लिखेंगे पीई बाटा ई क्यू इक्वल टू कितना होगा, पी एफ बाटा एफ आर। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एफ बाटा एफ आर, मतलब इतना कंडीशन होना चाहिए, तब क्या होगा ई एफ क्यू आर के समांतर हो जाएगा। अब इसमें से जो भी वैल्यू दिया गया है 2 के 1 नंबर क्वेश्चन में, हम रह कर देखते हैं कि कितना आएगा वैल्यू। अब देखिए पीई का वैल्यू कितना दिया गया है 3.9 दिया गया है। ई क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है बराबर में। उसके बाद कितना दिया गया पी एफ, तो पी एफ का वैल्यू कितना दिया गया है 3.6 दिया गया है। उसके बाद कितना वैल्यू चाहिए, उसके बाद हमें एफ आर, तो एफ आर का वैल्यू कितना दिया है 2.4। अब इसको हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 3.9 है, दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 39/30 और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डायरेक्ट हटा देंगे यहाँ पर। अब इसको कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ती आई 36 12 दूनी 24। इसको 3 से कटा दीजिए तो 13 तिया 39 और 3 दहा के 30। अब देखिए पूरी तरह से कट गया है। अब ये कटेगा फिर, तो इसलिए हमारा वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 13/10 और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो देखिए अब ये पूरी तरह से कट चुका है, ये तो अभाज्य संख्या हो गया, ये तो आपस में बराबर नहीं आया, ये आपस में बराबर नहीं आया ना, तो इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः लिख देंगे यहाँ पर ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। हो गया प्रूव्ड, क्योंकि ये समांतर होने के लिए भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर की। 2 के 2 नंबर में भी हमें यही दिखाना है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो इसके लिए जो भी भुजाओं का मान दिया गया है हम यहाँ पर लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप, किताब में भी मिला लीजिएगा। और इसके बाद हम लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से ई एफ समांतर क्यू आर होने के लिए इस त्रिभुज के अनुसार कितना हो जाएगा, पीई बाटा ई क्यू। तो लिखेंगे यहाँ पर हम पीई बाटा ई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एफ बाटा एफ आर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पी एफ बाटा एफ आर। अब सब का मान हम यहाँ पर
देख के लिए ऊपर से लिख देंगे। अब देखिए पी ई का मान कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तक सिर्फ 4 लिखिए। ई क्यू का मान, क्यू ई चाहिए क्यू, बात देखिए तो यहाँ पर 4.5 दिया है तो 4.5 लिख दीजिए। फिर पी एफ का मान दिया है कितना 8 लिख दीजिए। एफ आर चाहे आर एफ, बात एक ही है, तो कितना है 9, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया है तो 9 लिख दीजिए। अब इसको देखिए कटा कर देखिए कटने वाला है कि नहीं। अगर इसको हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 40 है, नीचे कितना हो जाएगा 45, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 9। और देखिए 5 8 है 40, 5 9 45, इसीलिए हमारे पास जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 8/9 बराबर 8/9। यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अब बराबर तो आना चाहिए, तभी तो ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि क्या लिख देंगे पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। अतः यहाँ पर क्या होगा ई एफ जो होगा क्यू आर के समांतर होगा। ये क्या होगा, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की। 2 के 3 नंबर क्वेश्चन में भी हमें यही दिखाना है ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिया गया है पी क्यू बराबर 1.2 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो दोस्तों थेल्स के प्रमेय से क्या होता है पीई बटा ई क्यू, लेकिन इसमें पीई का मान दिया है लेकिन इसमें क्यू ई का मान नहीं दिया गया है। उसी प्रकार इधर होता है पी एफ बटा एफ आर, तो पी एफ का तो मान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पीई का मान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पी आर का मान भी दिखाई दे रहा है। पी आर का मान दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर एफ आर का मान नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए लिखेंगे चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए पी क्यू का मान दिया गया है। पी क्यू कितना दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर। पी क्यू मतलब पी से लेके क्यू तक की लंबाई कितना दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर। पी से क्यू की लंबाई कितना दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए क्यू ई ज्ञात करना है। पी तो दिया है, तो क्यू ई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू ई ज्ञात करने के लिए टोटल वैल्यू कितना है पी क्यू, तब पी क्यू में से हम क्या करेंगे पी ई घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा क्यू ई। देखिए पी क्यू का मान कितना है 1.28 माइनस पी ई का मान कितना है, देखिए पी ई का मान 0.18। अब ये घटाने पर कितना आ रहा है, घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 1.2 में से घटेगा तो 1.10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्यू ई का मान निकल गया। उसी प्रकार अब हम देख रहे हैं कि एफ आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें एफ आर ज्ञात करना होगा। तो पी से आर की लंबाई कितनी है, पी से आर की लंबाई देखिए क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 2.56 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल जो लंबाई है 2.56 सेंटीमीटर है पी आर की लंबाई। तो हम लिखेंगे चूंकि पी आर बराबर कितना 2.56 सेंटीमीटर। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एफ आर की लंबाई ज्ञात करना है। तो एफ आर की लंबाई कितना हो जाएगा, एफ आर की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पी आर में से टोटल जो वैल्यू है पी आर में से पी एफ घटा देना होगा। पी एफ घटाएंगे तभी तो निकलेगा। पी आर का मान 2.56 माइनस पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 0.36, तो 0.36। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 3 घटेगा 2 पॉइंट, यहाँ पर 2.20। एफ आर का मान निकल गया। अब इसके बाद दोस्तों अब हम आगे लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से ई एफ समांतर क्यू आर होने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। अब सारा वैल्यू निकल गया है तो अब हम मान सब देख कर यहाँ पर रखेंगे। तो पीई का मान कितना दिया गया है, पिछले पेज से हम देखकर लिखते हैं। देखिए पीई का मान यहाँ पर 0.18 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 0.18 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और ई क्यू का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, ई क्यू का जो वैल्यू है यहाँ पर क्यू ई चाहिए की बात एक ही है 1.10, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 1.10 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का मान कितना दिया गया है। देखिए पी एफ का मान यहाँ पर दिया हुआ है, पी एफ का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.36 बटा एफ आर का मान निकाला गया है। देखिए एफ आर का मान कितना है 2.20, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.20। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक, दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक, यानी ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो इधर हो जाएगा 18/110 और इधर कितना हो जाएगा 36/220, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर नीचे बराबर अंक होता है ना, तब बिना कहे ही दशमलव हटाया जा सकता है। अब देखिए इसको कटाइए, 4 से अगर इसको कटाइएगा तो 4 9 36, 4 से इसको कटाइएगा तो 4 5 20 और फिर 4 5 20 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। इसको अगर कटाइएगा 2 9 18 और फिर ये कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, ये 55 दूनी कितना हो जाता है 110 हो जाता है। और कटाने में मिस्टेक हो गया, देखिए ध्यान से, 4 5 20 फिर 4 5 20 55 आएगा, यानी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9/55 और इधर भी कितना आ जाएगा 9/55, ये दोनों बराबर हो गया ना, ये दोनों बराबर आ गए, चूंकि PE/PQ बराबर PF/FR, इसीलिए यहाँ पर EF समांतर QR, यही हमें दिखाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध करें कि AM/AB बराबर AN/AD। मतलब आकृति 6.18, देखिए कितना लोग इस आकृति को देखने लगेंगे, तो इस आकृति को देखिएगा तो गलत हो जाएगा। इस आकृति को देखिए, आकृति 6.18 ये ना है, यहाँ पर तो आकृति 6.9 लिखा है, तो ये नहीं होगा, तो आकृति 6.18 देखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस आकृति को कॉपी में यहाँ पर आप देख सकते हैं उतार दिए हैं। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, AM/AB बराबर AN/AD। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले थेल्स के प्रमेय से एक कंसेप्ट आप जान जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DE जब BC के समांतर होता है तो AD/DB बराबर AE/AC हो जाता है। एक और कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर AD/AB भी लिखा जा सकता है। AD या बाटा में AB बराबर इधर कितना लिखा जा सकता है, AE बाटा कितना AC। चाहे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे जैसे मान के चलिए हम DB लिख देते हैं, तो टोटल में फिर बाटा में कितना हो जाएगा AB बराबर फिर इधर ला हिस्सा यानी EC बाटा कितना AC। ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा ही हमें मानकर सिद्ध करना है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है इतना। अब लिखेंगे हमें यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है LM समांतर CB, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के समांतर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या हमें सिद्ध करना है AM/AB बराबर AN/AD। तो क्या ऐसे मानकर डायरेक्ट AM/AB मानकर ये आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो थेल्स के प्रमेय से हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर AM, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे AM बाटा टोटल ये वैल्यू ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर AB बराबर, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इधर वाला वैल्यू, इधर कितना हो जाएगा AL बाटा टोटल वैल्यू कितना होगा A से C तक, तो AC हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः दूसरा जो हमारा कंडीशन दिया गया है, पुनः लिखेंगे दिया गया है, दूसरा जो कंडीशन हमारे पास दिया गया है किताब में, वो दिया गया है कि LN समांतर CD, मतलब ये जो लाइन है इसके समांतर है। तो लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से यहाँ पर भी कितना हो जाएगा AN बाटा टोटल AD हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे AN बाटा टोटल कितना हो जाएगा AD बराबर इधर कितना हो जाएगा AL बाटा टोटल कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए, बराबर में इधर भी AL बाटा AC इधर ही बराबर में AL बाटा AC, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है बराबर है। तो इसीलिए हम लिख देंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा हमारे पास कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा कितना, देखिए इधर वाला साइड लिख दीजिए AM बाटा AB बराबर इधर कितना हो जाएगा AN बाटा AD। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर आ चुका है,
तो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिए हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आकृति 6.19 में DE AC के समांतर है और DF AE के समांतर है। तो सिद्ध करना है हमें कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आकृति 6.9 यहाँ पर दिया गया है। इसी आकृति को हम यहाँ पर कॉपी में भी नोट कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें सिद्ध करके इतना मंगाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, DE AC के समांतर है। मतलब ये जो लाइन है, DE जो लाइन है किसके समांतर है, ये AC के समांतर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, DE जो लाइन है AC के समांतर है। तो हम लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से। तो थेल्स के प्रमेय से कितना हो जाएगा, BD बटा DA। यहाँ पर लिखेंगे BD बटा DA बराबर इधर कितना हो जाएगा, BE बटा EC, क्योंकि जो भुजा समांतर है उसी को लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, BE बटा EC। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः हम लिखेंगे, एक और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, पुनः लिखेंगे, दिया गया है, पुनः क्या दिया गया है, अगला कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि DF क्या है, DF समांतर AE। DF जो है AE के समांतर है। मतलब ध्यान समझिएगा, ये वाला जो लाइन है DF किसके समांतर है, AE के समांतर, इसीलिए एक लाइन के द्वारा दिखा रहा है। DF AE के समांतर है। अब देखिए, इसी भुजा का अनुपात लीजिएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर थेल्स के प्रमेय से। थेल्स के प्रमेय से कितना हो जाएगा, तो थेल्स के प्रमेय से कितना हो जाएगा, DF और AE लेंगे तो DF और AE लेंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगा कितना, BD बटा DA। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, BD बटा DA बराबर इधर कितना हो जाएगा, BF बटा FE। लिख देंगे BF बटा FE। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ समीकरण 1 में भी BD बटा DA, यहाँ पर भी BD बटा DA, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि BE बटा EC F बटा FE के बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर BE बटा EC बराबर BF बटा FE। हमें प्रूफ करके कितना मांगना है, इतना मांगना है। तो इसी को हम चेंज करके लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा BF बटा FE बराबर कितना हो जाएगा, BE बटा में कितना है, EC। यही लिख देंगे। तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करके मंगा देना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, लिखा है आकृति 6.20 में DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। तो दर्शाइए क्या EF QR के समांतर है। जैसे कि आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, आकृति 6.20 यही है। हमें प्रूफ कितना करना है, EF QR के समांतर है कि नहीं। तो इस चित्र को हम कॉपी में उतार लिए हैं। तो चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, सिद्ध करना है हमें कितना, EF QR के समांतर है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि DE OQ के समांतर है। DE OQ के समांतर है। तो हम लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर DE OQ के समांतर है। तो हम लिखेंगे, इसलिए तो लिखेंगे दोस्तों, दिया गया है DE OQ के समांतर है, इसीलिए हम लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से। तो थेल्स के प्रमेय से कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, तो देखिए थेल्स के प्रमेय से हो जाएगा DE जब OQ के समांतर है तो थेल्स के प्रमेय से हो जाएगा PE बटा EQ। यहाँ पर लिखेंगे PE बटा कितना लिख देंगे, EQ बराबर इधर कितना हो जाएगा, PD बटा DO। यहाँ पर लिख देंगे PD बटा DO। ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः लिखेंगे, पुनः दिया गया है
पुनः क्या दिया गया है, दिया गया है DF समांतर OR, DF समांतर OR दिया गया है, इसीलिए लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से DF, देखिए DF OR के समांतर है ना, तो कितना हो जाएगा PE बटा ER, यहाँ पर लिख देंगे PE नहीं PF है, तो यहाँ पर लिख देंगे PF बटा FR, PF बटा FR हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा PD बटा DO, PD बटा DO। थेल्स के प्रमेय यही ना कहता है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए PD बटा DO, यहाँ भी PD बटा DO, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, इसीलिए हम लिखेंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा, देखिए PE बटा EQ, यहाँ पर लिख देंगे PE बटा EQ, इधर कितना हो जाएगा PE बटा FR, तो यहाँ पर लिख देंगे PE बटा FR। समीकरण 1 और 2 से इतना लिखा है। अब ये जो भुजा आ रहा है इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए PE बटा EQ, यहाँ पर देखिए PE बटा EQ, इधर कितना आ रहा है PE बटा FR, यानी PE बटा FR। इसका मतलब ये दो भुजाएं जब समान अनुपात में बंट जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, QR के समांतर EF होगा, तो इसीलिए हम लिख देंगे कितना, यहाँ पर EF समांतर QR, क्योंकि थेल्स का प्रमेय यही न कहता है कि भुजाओं का जब अनुपात बराबर होगा तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया थेल्स के प्रमेय से। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कर दिया हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 5 तक ही सॉल्व करूंगा। आने वाले वीडियो में बाकी जो प्रश्न है उसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। और आशा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी सोल्यूशन दिया हुआ हूं आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।